हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम चर्चा करेंगे प्रांतीय चुनाव और उससे संबंधित तथ्यों पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी अच्छी हो सके। शुरू करते हैं। प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। विधानमंडल में, केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव में शामिल होने के लिए 1923 में जब स्वराज पार्टी बनाया गया था तो कांग्रेस ने और कांग्रेस के कुछ परंपरावादी सदस्य नहीं चाहते थे कि वो शामिल हों और अंग्रेज़ों के साथ बैठ करके एक क्रियान्वयन करने वाली और नीतियाँ बनाने वाली गतिविधियों में शामिल हों। लेकिन जैसे ही समय बदलता गया, हालांकि मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, इन लोगों ने मिल करके स्वराज पार्टी के माध्यम से भी अब चुनाव में शामिल भी हुए थे और अपनी सरकार बनाने में उनका योगदान भी था। और 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष बनाने में कामयाब भी रहे, लेकिन ये अपना सरकार नहीं बना पाए थे। अपने दम पर, अपने बल पर, अपने लोगों के साथ सरकार नहीं बना पाए थे। फिर 1935 के अधिनियम के माध्यम से यह व्यवस्था हो जाता है। एक संविधान, लगभग 200 अनुच्छेद का एक फार्मा जिसे आप कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, कि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दे दिया। अब उसे आप झुंझुना समझ सकते हैं कि उन्होंने झुंझुना पकड़ा दिया कि हाँ भाई, आपको स्वायत्तता दी जा रही है। लेकिन वो हवाबाजी में नहीं दिए थे, ना ही उन्होंने इसलिए दिया था कि हम तुम्हारे आज़ादी के पक्ष में हैं। लेकिन एक विकल्प देना, स्वायत्तता का विकल्प देना, झूठा ही सही परंतु वादा करना, ये एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, हमारे क्रांतिकारी थे, हमारे आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो व्यक्तित्व थे, उनकी जीत थी। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव कराए जाने का जब प्रावधान किया गया, फिर 11 प्रांतों में 1937 में चुनाव कराया गया। अब यहाँ पर अंग्रेज़ों से जितना लड़ाई था, उससे ज़्यादा तो भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम लीग लड़ रहे थे। हर कोई अपना दावा ठोक रहा था कि हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट हम करेंगे। जैसे जब अमेरिका में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हुईं तो उन्होंने कहा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। परंतु हिंदुस्तान में था कि देश हमारा है, रिप्रेजेंट हम करेंगे, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके करेंगे, ऐसी सोच लीग की थी। अंग्रेज़ों से हटा करके करेंगे, ऐसी सोच कांग्रेसियों की थी। लीग डरता था। एक अल्पसंख्यक समुदाय अपने अस्तित्व को लेकर के डरता है जब उसके अंदर कोई कमियां या चोर होता है। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम ऐसा तो था नहीं कि अंग्रेज आए तब वो साथ होने लगे। 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था सिंध पर दाहिर नामक ब्राह्मण के ऊपर, उसके पश्चात धीरे धीरे यहाँ पर मुस्लिम बढ़ते गए। वो बढ़ते क्या, यहाँ जन्म थोड़े लेते चले गए थे। यहाँ के जो दलित समुदाय था, यहाँ के जो सवर्ण थे, जो शासन सत्ता चाहते थे, वो मुस्लिम बनते गए और धीरे धीरे उन्हें अपना अस्तित्व नजर आने लगा। लेकिन फिर भी कभी ये नहीं हुआ, 700 सालों में सल्तनत से लगा करके जब 1200 के आसपास में मान लीजिए, क्योंकि 1192 में जब मोहम्मद गौरी के समय में लड़ाई लड़ा गया था, उसके बाद में जब ऐबक ने और फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली में सल्तनत स्थापित किया, उसके पश्चात जब औरंगजेब 3 मार्च 1707 को उनके इंतकाल हुआ, तब तक लेकर के 500 सालों का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में मुस्लिम ही शासन करते रहे। लेकिन
ऐसा नहीं हुआ कि पूरा देश मुसलमान बन गया हो या पूरा देश हिंदुत्व को लेकर चल रहा हो। फिर भी छिटपुट कुछ चीज़ें शासक वर्ग अपने हित साधने के लिए मंदिर तोड़वाए हों, लेकिन कभी ऐसे सांप्रदायिक दंगे सामने नहीं आए। और ये देखने को 1957 के जब विद्रोह हुआ तो वहाँ भी देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम सब एक मिल करके बहादुर शाह द्वितीय जफर को अपना नेतृत्व स्वीकार कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहाँ पर मोहम्मद शाह द्वितीय जफर को अपना नेतृत्व देने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये शासक हिंदू है या मुसलमान है। वहाँ पे किसी को ये नहीं लग रहा था कि शासक हमारा होना चाहिए मुसलमान का या हिंदू का। और इसे अंग्रेज़ों ने समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि यदि हिंदू और मुसलमान दोनों एक होकर के रहेंगे तो हमको यहाँ से बहुत जल्द जाना पड़ जाएगा। कैनिंग ने एक बात कही भी थी उस समय जब वायसराय थे, वो 1857 के विद्रोह के समय में उन्होंने एक शब्द कहा था कि यदि भारत के कुछ जमींदार और ख़ास करके सिंधिया परिवार यदि मेरा साथ नहीं दिए होते और वो भी आंदोलन में शामिल हो जाते तो हमें बोरिया बिस्तरा बांध लेना होता। परंतु जब 1935 का अधिनियम आता है और उसके पहले 1932 में गोलमेज सम्मेलन होता है, कम्युनल अवार्ड आता है, सांप्रदायिक पंचांग दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि सबके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था दिया जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि पृथक निर्वाचन मंडल देने का उनका मंशा क्या थी। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। उसके बाद कम्युनल अवार्ड में सिख, ईसाई, महिलाओं, दलितों, इन सभी लोगों को पृथक निर्वाचन मंडल दिए जाना और दलितों को हिंदुओं से अलग करने की जो साजिश थी वो हिंदुस्तान को तोड़ देने वाली थी। लेकिन महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में जब आमरण अनशन शुरू कर दिया तब मदन मोहन मालवीय साहब और अन्य लोगों के सहयोग से अंबेडकर साहब के साथ मिलकर के पुनः पैक्ट करके उसे ध्वस्त कर दिया गया। जो अंग्रेज की मंशा थी उसे रोक दिया गया। अंग्रेजों ने यह समझ लिया कि किस तरह से हम कांग्रेस को तोड़ सकते हैं और हर वो अपने कामयाब कार्यों में वो नाकाम ही रहते थे और उसकी वजह थे महात्मा गांधी का नेतृत्व। महात्मा गांधी जी जब जानते थे कि तुम एक भी कदम चलोगे हम देश हित में चलेंगे, तुम देश को तोड़ोगे तो हम अपनों को मना लेंगे। उनकी एक विशेषता थी, अगर अपने हो तो मान तो जाओगे, नाराज़गी कितने दिन रहेगी। अंबेडकर साहब मान गए। उसके बाद जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने फिर भाग नहीं लिया। ज्ञात हो कि 3 गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ उसमें पहले में कांग्रेस नहीं गई, दूसरे में इरविन समझौते के पश्चात गई, तीसरे में फिर नहीं गई। तो तीसरे में केवल 46 लोग शामिल हुए और अंग्रेज बिलबिला उठे। जिसे बोला जाता है देहात के भाषा में कि तिलमिलाना। तो अंग्रेज तिलमिला गए कि कांग्रेस समझती क्या है, हम उसके टुकड़े कर देंगे, हम उन्हें खत्म कर देंगे, उनकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। गांधी जी भी कहे तुम कर के तो देखो। उन्होंने सांप्रदायिक पंचांग जब देखा कि वो भी विचलित हो गया है तो 1935 का अधिनियम दिए और कहा जाता है कि शुरुआत दौर में यदि जिससे विवाद होता है और वो जायज़ मांग करता है छोटा सा क्षेत्र, तब इंसान नहीं देता है। फिर एक कदम आगे बढ़ करके जब उसका क्षेत्र बढ़ने लगता है और लगता है कि मेरा आधा तो नहीं चला जाएगा, तब वो उतना देने की कोशिश करता है जितना पहले मांगता था। और जब एक समय आता है उसे लगता है पूरा चला जाएगा, तब वो आधा देने की कोशिश करता है। और यही चीज़ अंग्रेज कर रहे थे। अब अंग्रेज को ये लग गया था कि कांग्रेस अपने गतिविधियों के माध्यम से कोई भी चीज़ें लेने में कामयाब हो जाएगी और पूरे आज़ादी देना पड़ जाएगा। तब उन्होंने 1935 के अधिनियम में स्वायत्तता की बात की कि हम स्वायत्तता देंगे लेकिन डोमिनियन स्टेटस के रूप में।
वो भी पूर्णता नहीं, क्योंकि 1929 में रावी नदी के तट पर लाहौर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज चाहिए नारा लगा था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। उसके बाद कंटिन्यू प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा। अब उन्हें अंग्रेजों को लग गया कि ये पूर्ण स्वराज से नीचे नहीं मानेंगे। जब पूर्ण स्वराज के नीचे वो नहीं मानेंगे, ये बातें उन्हें पता चल गया था। उसके बाद जब 1937 में अब चुनाव प्रांत में होना प्रारंभ हो गया, और जब 37 में चुनाव हुआ तो पहले तो मुस्लिम लीग को ये लगा था कि हिंदुस्तान के सभी मुसलमान हमारे साथ हैं, और इस दम के साथ वो चुनाव में उतरे थे। लेकिन जब देखा कि कांग्रेस ने 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत और 3 राज्यों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, 11 राज्यों में से मुस्लिम लीग को केवल 2 राज्यों में बहुमत मिली, वह मुस्लिम लीग एकदम खड़बड़ा गई। उसको फिर लगा कि मुझे किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहिए। तो देखते हैं, जनवरी फरवरी में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ। जनवरी फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव हुआ, और चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत हासिल किया। अब यहाँ प्रश्न जब बनेगा, ध्यान रहे कि कांग्रेस ने सरकार जो बनाया वो 8 राज्यों में बनाया, 8 राज्यों में बनाया, परंतु पूर्ण बहुमत 5 प्रांतों में मिला था। और वो 5 प्रांत कौन कौन से थे? पूर्ण बहुमत 5 प्रांत में मिला, और ये 5 प्रांत कौन कौन से हैं? मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा। ये 5 प्रांत ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। और उसके बाद 3 प्रांत ऐसे हैं, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत और बम्बई। यहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत और बम्बई में। और वहीं बंगाल, पंजाब और सिंध, यहाँ पर कांग्रेस बहुत पीछे थी। अब 11 प्रांतों में ये 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत, 3 प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, तो मुस्लिम लीग यहाँ पर बहुत ही चिंतित हो गई और सशंकित हो गई। अब यहाँ पे सरकार कहाँ कौन बनाया? 11 प्रांतों के चुनाव में 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की। 8 प्रांतों में सरकार बनी कांग्रेस की। वो 8 प्रांत हैं, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, असम, उत्तर पश्चिम प्रांत और बम्बई। यहाँ पे बना कांग्रेस का सरकार। तो संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री बने गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री बने।
और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री बने डॉक्टर एन.बी. खरे। डॉक्टर एन.बी. खरे। डॉक्टर एन.बी. खरे। उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब। उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब। मद्रास में सी राजगोपालाचारी। देखिए 1 2 3। मद्रास में सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में सरकार बना। और बम्बई में बीजी खरे। बम्बई में बीजी खरे के नेतृत्व में सरकार बना। और उड़ीसा में हरे कृष्ण महताब। उड़ीसा में हरे कृष्ण महताब के नेतृत्व में सरकार बना। यहाँ पर आप महतो कह सकते हो। महतो, महताब का महतो कह सकते हो। सरकार बना। और बिहार में श्री डॉक्टर कृष्ण सिंह। डॉक्टर कृष्ण सिंह। पंजाब में सिकंदर हयात खां। पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में सरकार बना। और बंगाल में फजलुल हक। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में सरकार बना। और जब ये नहीं रह गए तब एच सोहरावर्दी के नेतृत्व में बना। एच सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बना। और सिंध प्रांत में अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श के नेतृत्व में सरकार बना। और ये प्रांत जो है अलग अलग जब नेतृत्व में सरकार बन गया तो सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के कार्य कर रही थी कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या क्या किया आप देख लीजिए। 5 प्रांतों में मद्रास, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत मिला। ध्यान रहे जब पूर्ण बहुमत की बात आए तो 5 राज्य याद रखिएगा। 5 राज्य। उसके बाद में असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बम्बई में सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस उतरी। लेकिन बंगाल, पंजाब और सिंध में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो 11 प्रांत चुनाव में उतरे। 11 प्रांत में से 5 में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत, 3 में सबसे बड़ी पार्टी और 3 में सरकार नहीं बनी। तो 2 इन 5 3 8 राज्यों में कांग्रेस सरकार बनाई और 3 में कांग्रेस का सरकार नहीं था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। सिंध तथा पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जिसकी स्थापना 1923 में फजली हुसैन खां ने किया था। फजली हुसैन खां ने किया था। तो
यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाया था मुस्लिम लीग के से मिल करके। साथ ही बंगाल में मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी तथा निर्दलीय मिल करके। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सिंध और पंजाब में सरकार कौन बनाया था? यूनियनिस्ट पार्टी ने। यूनियनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाया था और बंगाल में सरकार बनाया था मुस्लिम लीग प्लस कृषक प्रजा पार्टी प्लस निर्दलीय। इतने लोग मिले तब बंगाल में सरकार बन सका। इसी वजह से मुस्लिम लीग बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि जब हम अभी तक नुमाइंदगी की बात कर रहे थे कि हम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन हम ही हार गए, तो उन्हें अंदर लालच सत्ता का था और नुकसान में चले गए। 1939 में संयुक्त प्रांत में एक काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। 1939 में संयुक्त प्रांत में मुख्यमंत्री कौन है? गोविंद बल्लभ पंत साहब। एक काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत आगरा और अवध के किसानों को पुश्तैनी अधिकार मिल गया। पुश्तैनी अधिकार मिल गया। अब यह इसलिए मिल गया क्योंकि जो किसान खेती करते आ रहे थे, भले पुश्तैनी रूप में मजदूर ही थे उनके यहाँ के, एक काश्तकारी अधिनियम बना करके उन सब भूमि के मालिक एक किसान हो गए जो पुश्तैनी रूप में वहाँ पे मजदूरी करते थे। अब उनकी खुद की ज़मीन हो गई। ये हुआ काश्तकारी अधिनियम पारित करके आगरा अवध के किसानों का जोत का पुश्तैनी अधिकार मिल गया। वहीं बम्बई सरकार ने क्या किया, 1937 में एक कपड़ा जांच समिति बनाया और कपड़ा जांच समिति बना करके मजदूरों के वेतन में वृद्धि और बीमा आदि की सिफारिश करने के लिए किया था। ध्यान रहे, संयुक्त प्रांत, इसको मैं सीधे लिख देता हूं, संयुक्त प्रांत। फिलहाल मैं समझा चुका हूं अच्छे से, फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत साहब, मध्य प्रांत में डॉक्टर NB खरे साहब, उत्तर पश्चिम प्रांत में डॉक्टर खान साहब, यही फजल हुसैन खां, मद्रास में श्री राजगोपालाचारी, बम्बई में BG खरे, उड़ीसा में हरे कृष्ण महताब या महतो, बिहार में डॉक्टर कृष्ण सिंह, पंजाब में सिकंदर हयात खां, बंगाल में फजलुल हक और ये इनका इंतकाल हो गया तो HS सोहरावर्दी साहब, और सिंध में अल्लाह बख्श साहब के नेतृत्व में सरकार बनाया गया था। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मंत्रिमंडल के 28 महीने के कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाया गया। केंद्रीय नियंत्रण परिषद बनाया गया कि जो 28 महीने सरकार बने हो गए हैं उसमें क्या क्या कार्य किए गए। और ये जो परिषद बनाया गया इसमें 3 सदस्य थे। वो 3 सदस्य थे श्री सरदार पटेल। सरदार पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक दूसरे व्यक्ति थे MAK आज़ाद।
यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और तीसरे व्यक्ति थे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, यानी ये तीन व्यक्ति केंद्रीय नियंत्रण परिषद में शामिल थे, और जब इन्होंने परीक्षण किया तो कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना भी की। परंतु इसी समय विश्व में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 को प्रारंभ हुआ, और धुरी राष्ट्रों में, मित्र राष्ट्रों में जो ब्रिटेन हमारा शोषण कर रहा था वो केंद्र में था। फ्रांस, अमेरिका ब्रिटेन के साथ थे। जर्मनी जो धुरी राष्ट्र था उसके खिलाफ युद्ध हो रहा था। हिटलर सभी पर भारी पड़ रहा था, और सभी राष्ट्रों का जो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन पर दबाव था कि भारत को शामिल किया जाए। भारत को शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन भारत से पूछ करके शामिल करने की बात नहीं की गई थी। ब्रिटेन ने बिना भारतीय यानी कांग्रेस से पूछे, बिना जो प्रांतीय विधानसभाएं थीं, प्रांतीय सरकारें थीं, कोई अनुमति लिए बगैर, कांग्रेस से बिना बातचीत किए बगैर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया। जब भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। जहां जहां सरकारें कांग्रेस की थीं वहां वहां पर त्यागपत्र दे दिया गया। मात्र 28 महीने सरकार चला। उसके बाद जब त्यागपत्र दिया गया तो उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि यदि भारत को शामिल करना था तो भारतीयों की सहमति भी जरूरी थी, और अगर भारतीयों की सहमति जरूरी नहीं है तो हम सरकार नहीं चलाएंगे, लेकिन हम ब्रिटेन का साथ भी नहीं देंगे। जब त्यागपत्र दे दिया गया तो मुस्लिम लीग को बड़ी खुशी हुआ। अंबेडकर साहब के साथ मिल करके वो मुक्ति दिवस मनाए। मुक्ति दिवस क्यों मनाए? मुस्लिम लीग को इतनी खुशी क्यों मिली? क्योंकि उनका तो कहीं वर्चस्व था नहीं, कांग्रेस का वर्चस्व था। मुस्लिम लीग पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी की बात करती थी, जबकि ऐसा तो था नहीं कि वो सबका कर रहे थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया 22 अक्टूबर 1939 को। हमने भी आपको बताया केंद्रीय नियंत्रण परिषद जो कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी, इसके सदस्य थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, M.A.K. आज़ाद और राजेंद्र प्रसाद साहब। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 22 अक्टूबर 1939 को प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, और इस तरह विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस की कुल 28 महीने सरकार चली। यहाँ पे दो प्रश्न हैं। एक तो केंद्रीय नियंत्रण समिति, केंद्रीय नियंत्रण परिषद किस लिए बनाई गई थी, और कांग्रेस के जो प्रांतीय सरकार थी वो उसका सरकार कितने महीने चला था। तो केंद्रीय नियंत्रण परिषद भी कांग्रेस के प्रांतीय सरकार की समीक्षा करने के लिए बनाई गई थी, और सरकार कुल 28 महीने चली थी, और त्यागपत्र कांग्रेस ने दे दिया था। त्यागपत्र देने के पीछे कारण क्या था? त्यागपत्र देने के पीछे कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को बिना भारतीयों की सहमति के झोंक दिया गया था, शामिल कर लिया गया था। मुस्लिम लीग और अंबेडकर साहब ये मिल करके 22 अक्टूबर को
1939 को इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस किससे? त्यागपत्र तो कांग्रेस ने दिया, मुक्ति दिवस इसलिए मनाया कि इन लोगों का कोई वजूद नहीं था और कांग्रेस पूर्ण बहुमत में थी, कांग्रेस का बोलबाला था, तो इन लोगों को उनके त्यागपत्र से काफ़ी खुशी मिला और मुस्लिम लीग अंबेडकर ने मिल करके मुक्ति दिवस मनाया 22 अक्टूबर को। अब अगला पॉइंट है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये क्या है? साथियों, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस साहब 1938 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के तहत एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया था, जिसे नियोजन समिति के नाम से जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाए थे। सुभाष चंद्र बोस साहब अग्रेसिव व्यक्ति थे, गर्म मिजाज के व्यक्ति थे और वो हिंसा में भरोसा करते थे। वो अहिंसावादी प्रवृत्ति के नहीं थे, महात्मा गांधी के विचारों से एकदम विपरीत थे। 1938 में जब ये अध्यक्ष थे, एक साल इनके कार्यकाल में युवाओं का जोश हाई था और आंदोलनकारी क्रांतिकारी आगे बढ़ करके गतिविधियां करते जा रहे थे। महात्मा गांधी जी को पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जो कि चुने हुए प्रत्याशी थे, चुने हुए अध्यक्ष थे, तो गांधी जी कह भी नहीं सकते थे त्यागपत्र दे दो। जैसे तैसे 1938 का कांग्रेस का कार्यकाल समाप्त हुआ और 1939 में जबलपुर मध्य प्रदेश में त्रिपुरी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तब सुभाष चंद्र बोस साहब फिर जीत गए और इस बार पट्टाभी सीतारमैया को पराजित करके जीते थे। बड़ी बात यह नहीं थी कि वो पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किए थे, बड़ी बात यह थी कि पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के द्वारा चुना हुआ, खड़ा किया गया प्रत्याशी था। यानी यहाँ की हार गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार हमारी हार है, मतलब गांधी जी हारा हुआ महसूस कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी का काफ़ी सम्मान करते थे। विचारधाराएं विपरीत थी तो क्या हुआ, गांधी जी का सम्मान हर कोई करता था। लेकिन जब चुनाव हुआ तो गर्मवादी दल, युवा, हर कोई सुभाष चंद्र बोस की तरफ देख रहा था। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी ने उतारा था, तो गांधी जी के सम्मान में भी काफ़ी लोग खड़े थे। लगभग 2900 के आसपास वोट पड़ा, जिनमें 1500 प्लस वोट सुभाष चंद्र बोस साहब को मिला और 1400 से कम वोट पट्टाभी सीतारमैया को मिला। अब यहाँ पर जब पट्टाभी सीतारमैया पराजित हो गए, हार गए, तो गांधी जी का ये वक्तव्य रास नहीं आया किसी को कि पट्टाभी की हार हमारी हार है। एक तरफ जनता का नुमाइंदगी करने की बात करते हैं, एक तरफ सत्य और अहिंसा की बात करते हैं, एक तरफ एक चुनाव के एक अध्यक्ष पद उनका प्रत्याशी नहीं बन सका, उसके लिए दुख भी व्यक्त करते हैं। फिर भी सुभाष चंद्र बोस जो कि अब अध्यक्ष बन चुके थे, वो गांधी जी को नाराज नहीं रखना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस जी जब मंत्रिमंडल की यानी कांग्रेस कार्यकारिणी की जब गठन करने की बात आई, कांग्रेस पार्टी में हर साल अध्यक्ष का चुनाव होता था, सम्मेलन होता था, एक कार्यकारिणी बनती थी। जो अध्यक्ष चुना जाता था वो 1 साल तक नेतृत्व करता था और फिर अपने हिसाब से कार्यकारिणी बनाता था। किसको कौन सा कार्य देना है, ये गतिविधियां उल्लेखित होती थीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अध्यक्ष हम जरूर हैं और उन्होंने गांधी जी से कहा कि आप कार्यकारिणी में अपने पसंद के लोगों को रख सकते हैं, और बड़ी विनम्रता के साथ कहा। परंतु गांधी जी नाराज थे। कहा गया है कि यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसकी बुराइयां भी आपको कहीं ना कहीं अच्छा ही लगेगा,
उसको किसी ना किसी से मॉडिफाई करके आप अच्छाइयाँ निकाल लोगे। लेकिन यदि किसी से नफरत करते हो तो उसकी हर बात बुरी ही लगेगी। गांधी जी कुछ ऐसा ही सोचते थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। जब सुभाष चंद्र बोस साहब ने कहा कि आप अपने अनुसार अपने पसंद के कार्यकारिणी में सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं महोदय, आपको अधिकार है, गांधी जी एक शब्द नहीं बोले और वो चले गए। ये बात सुभाष चंद्र बोस को खटक गई और सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया। इसी त्यागपत्र, इसी बात के चलते इसको त्रिपुरी संकट के नाम से इतिहास में जाना जाता है 1939 में। अब जब सुभाष चंद्र बोस साहब त्यागपत्र दे दिए तो कांग्रेस कार्यकारिणी में बहुत हलचल मच गया और साथ ही महात्मा गांधी के इस रवैये से काफ़ी लोग क्षुब्ध भी हुए। लेकिन सम्मान इतना था कि छोटी मोटी जो कह सकते हैं वैमनस्यता था, छोटी मोटी नाराज़गी थी, वो दूर हो गई क्योंकि अध्यक्ष बन गए राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद साहब को हर कोई पसंद करता था, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हों, चाहे महात्मा गांधी के हों। जब राजेंद्र प्रसाद साहब को अध्यक्ष बना दिया गया तो सारी नाराज़गी दूर हो गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस साहब कांग्रेस से जब त्यागपत्र दिए तो उन्होंने एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया। जब सुभाष चंद्र बोस साहब को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर लिया तब सुभाष चंद्र बोस साहब के ऊपर 3 साल का कांग्रेस की सदस्यता से प्रतिबंध लगा दिया गया, उन्हें हटा दिया गया और कांग्रेस से निकाल दिया गया और 3 साल तक पुनः वो कांग्रेस में शामिल नहीं हो सकते थे, ऐसा प्रतिबंध लगा दिया गया। सुभाष चंद्र बोस साहब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके फिर अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर दिया और उसके बाद फिर उनको दौरा पे जाना था। फिर इटली, जर्मनी, हिटलर से भी मिले और भारत को आज़ाद कराने के लिए अपनी अलग अलग कार्य पद्धतियाँ उन्होंने शुरू रखी। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 के त्रिपुरी जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस ने 1580 मत प्राप्त किया था। अब सोचिए, जब चुनाव हुआ अध्यक्ष का सुभाष चंद्र बोस साहब को 1580 मत मिले और वहीं पट्टाभी, सीतारामैया साहब को 1377 मत मिले। 1377 मत, यानी कि ये पराजित हुए 203 मत से। और जब ये पराजित हो गए तो गांधी जी ने कहा कि पट्टाभ की हार मेरी हार है। ये किसने कहा? ये गांधी जी ने कहा। कि पट्टाभ की हार मेरी हार है। और जब कोई इस बात को कहे तो काफ़ी लोग क्षुब्ध हुए, परंतु कांग्रेस की कार्यकारिणी के लिए सदस्यों की नियुक्ति के लिए सुभाष चंद्र बोस साहब ने गांधी जी से कहा, आप अपने पसंद के लोगों को कार्यकारिणी में रख सकते हैं। गांधी जी कुछ बातें नहीं किए इनसे और नाराज़ होकर चले गए। बस सुभाष चंद्र बोस जी को भी तैस में आ गए और 29 अप्रैल 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कहा, जब हमारी बातें को नहीं मान रहे हैं, गांधी जी मान नाराज बैठे हैं, तो हम अध्यक्ष बन के करेंगे क्या? चलना तो गांधी जी का है और हम कुछ कहेंगे वो मानेंगे नहीं। तो पूरे साल जो है नाराज़गी करने से अच्छा है
हम त्यागपत्र दे दें। और जब वो त्यागपत्र दे दिए तो उसके बाद 29 अप्रैल 1939 को त्यागपत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद साहब अध्यक्ष बने। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि त्रिपुरी संकट के बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस साहब के त्यागपत्र देने के पश्चात अध्यक्ष के पद पे कौन बैठा था? तो राजेंद्र प्रसाद बैठे थे। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस साहब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए। और ये स्थापना कहाँ पे किए थे? मूकर में। मूकर कहाँ है? उन्नाव में। उन्नाव कहाँ है? यूपी में स्थापना किए थे। और इसके महासचिव बने थे, इसके महासचिव बने थे देवव्रत विश्वास। देवव्रत विश्वास बने थे। और प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। और ये अपनी गतिविधि प्रारंभ किए। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक को अवैध घोषित कर दिया गया था। और जब सुभाष चंद्र बोस साहब बाहर चले गए थे तो ये बंद हो गया था। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।